नमस्कार साथियों, ना रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की भू आकृति प्रदेश। देखिए, राजस्थान में उच्चावच और भौगोलिक संरचना की दृष्टि से 4 भू आकृति प्रदेश है और उनमें हम आज बात करने वाले हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताओं के बारे में। कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे हम तैतीस सागर के अवशेष के रूप में जानते हैं, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, भू आकृति प्रदेश है, जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रतिशत निवास करते हैं, उस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताओं को लेकर क्या पूछा जा सकता है, क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो उसे अन्य भौतिक प्रदेशों से अलग करती हैं और हमें एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा, उन पर हम विस्तार से बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें यह भी क्लियर हो जाएगा कि हमें एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताओं की। राजस्थान के भू आकृति प्रदेश में हम बात करेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे हम कहते हैं थार का मरुस्थल की यहां जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहली विशेषता हमें यह पता होनी चाहिए कि थार का मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 70वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से थार के मरुस्थल का विश्व में 70वां स्थान है। सबसे पहली विशेषता क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से थार के मरुस्थल का विश्व में 70वां स्थान है। कि यह जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जिसे हम थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं, इसका विश्व में 70वां स्थान है। यानी कि 16 मरुस्थल जो है वह इससे बड़े, चाहे वह सहारा का मरुस्थल हो, कालाहारी का मरुस्थल हो, पेंटागोनिया का मरुस्थल हो, गोबी का मरुस्थल हो, तकलामाकन का मरुस्थल हो, जो कई विश्व में मरुस्थल है, उन मरुस्थलों में यदि हम बात करें तो इसका विश्व में 70वां स्थान है। जबकि जनसंख्या और जैव विविधता की दृष्टि से बात करते हैं जनसंख्या एवं जैव
विविधता की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान। यदि हम जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी एंड पॉपुलेशन की दृष्टि से बात करें तो इसका पूरे विश्व में पहला स्थान है, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? वह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं। अब बात आती है राजस्थान के संदर्भ में। देखिए, राजस्थान के संदर्भ में जब बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा यानी कि यदि हम बात करें क्षेत्रफल में तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का इसमें लगभग 61.11% क्षेत्र आता है। इसीलिए यह राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भू आकृति प्रदेश या भौतिक प्रदेश है। जबकि जनसंख्या प्रतिशत की बात करें, जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भू आकृति प्रदेश। और जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 40% जो है यहां निवास करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि यह जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है। लेकिन ध्यान रखना, यहां पे क्षेत्रफल के संदर्भ में जनसंख्या या क्षेत्रफल के अनुपात में जनसंख्या कम निवास करती है। इसलिए जन घनत्व की दृष्टि से यह राजस्थान में न्यूनतम जन घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान में न्यूनतम जन घनत्व वाला कि यहां राजस्थान में न्यूनतम जन घनत्व वाला भौतिक प्रदेश। अब न्यूनतम जन घनत्व वाला भौतिक प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे क्षेत्रफल ज्यादा है लेकिन क्षेत्रफल के अनुपात में जनसंख्या कम निवास करती है। इसीलिए यहां पर बायो जो है पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, क्योंकि जन घनत्व का अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या। और राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान का जन घनत्व जनगणना 2011 के अनुसार 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन यहां पर जो है जनसंख्या क्षेत्रफल के अनुपात में जनसंख्या कम है, इसीलिए यह न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। और जब हम जनगणना 2011 के अनुसार
राजस्थान के न्यूनतम जन घनत्व वाले जिलों का अध्ययन करते हैं तो न्यूनतम जन घनत्व में सबसे कम जो है वह जैसलमेर का है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। बीकानेर है, बाड़मेर है, चूरू है, जोधपुर है। ये न्यूनतम जन घनत्व वाले जो भौतिक जिले हैं वह सभी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं राजस्थान में न्यूनतम जन घनत्व वाला भौतिक प्रदेश। तो एक तो आपको जो है क्षेत्रफल के संदर्भ में, जनसंख्या के संदर्भ में, विश्व और राजस्थान के संदर्भ में विशेषताएं पूछी जाती है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को लेकर। इसके बाद हमें पूछी जाती है यहाँ की जलवायु को लेके, यहाँ की वर्षा को लेके, क्योंकि यहाँ राजस्थान में या बात करें या पूरे विश्व में बात करें या भारत में बात करें, विश्व के संदर्भ में तो नहीं करेंगे हम भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी यहाँ पर जो है 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो इसीलिए यहां पे वर्षा या जलवायु को लेके कई तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, तो उन पर हम लोग बात करते हैं कि और क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो देखिए, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश वर्षा के वितरण की दृष्टि से अति अल्प पचास सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल है। यानी कि यहां पे बारिश तो होती है लेकिन बारिश 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, जिससे हम अति अल्प या अति न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में या न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे शामिल करते हैं। अब यह कैसे पता चलता है? यहां पता चलता है यहां से गुजरने वाली सम वर्षा रेखा से। तो देखिए, सबसे पहले 10 सेमी सम वर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, जो जैसलमेर से गुजरती। अब देखिए, जो 10 सेमी समवर्षा रेखा है वह इस तरीके से गुजरती है। यहां है जैसलमेर, दस सेमी सम 10 सेमी समवर्षा रेखा का तात्पर्य है
कि 10 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, जिसे हम आइसो हाइट के नाम से भी जानते हैं। तो यहां जो है 10 सेमी समवर्षा रेखा यहां केवल जैसलमेर जिले से गुजरती है और यहां पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की या राजस्थान की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। राजस्थान के संदर्भ में भी पूछा जाए तो पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करती है? यही 10 सेमी समवर्षा रेखा करती है। इसी प्रकार 40 सेमी या 400 मिलीमीटर सम वर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे कई जगह लिखा जाता है पश्चिमी रेतीला मैदान, की पूर्वी सीमा बनाती है। पूर्वी सीमा बनाती है या पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। कैसे? देखिए यहां इस तरीके से यहां है 40 सेमी सम वर्षा रेखा। तो 40 सेमी सम वर्षा रेखा इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या रेतीले पश्चिमी मैदान की जो है पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है और स्टूडेंट जल्दबाजी में 25 सेमी करके आता है। अब 25 सेमी अलग है, 40 सेमी अलग है, 10 सेमी 10 सेंटीमीटर या 100 मिलीमीटर, 400 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर या 400 मिलीमीटर। अब दोनों ही क्लियर हो गया होगा कि यहां जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी पश्चिमी सीमा 100 मिलीमीटर या 10 सेंटीमीटर, पूर्वी सीमा 40 सेंटीमीटर या 400 मिलीमीटर समवर्षा रेखा निर्धारित करती है। लेकिन बात करते हैं हम 25 सेंटीमीटर की। देखिए 25 सेमी या 250 मिलीमीटर सम वर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के मध्य से गुजरती है, जो इसे दो भागों में विभाजित करती है। यानी कि इस तरह से यहां है 25 सेमी सम वर्षा रेखा, जो कि इसको दो भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से हैं? एक भाग कहलाता है शुष्क रेतीला मैदान और दूसरा कहलाता है
अर्ध शुष्क प्रदेश। तो इस तरह से जो है 25 सेमी समवर्षा रेखा, इसे दो भागों में विभाजित करें। और ये जो है तीनों ही समवर्षा रेखा यहां एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। क्लियर हो गया? अब यहां भाग कहलाएगा पूरा शुष्क रेतीला मैदान और यहां कहलाएगा अर्ध शुष्क प्रदेश। तो इस तरह से हमें थार के मरुस्थल के विभाजन जब वर्गीकरण करते हैं तो भी हमें इसी तरह से पूछा जाता है कि कौन सी समवर्षा रेखा थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है, या फिर हमें यह पूछा जाता है कि शुष्क और अर्ध शुष्क में कौन से भाग आते हैं और वह कितने कितने हैं। तो इसके भी प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, इससे आगे हम बात करते हैं। कि जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें यह है 25 सेमी सम वर्षा रेखा, जो इसको कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती। एक भाग कहलाता है शुष्क रेतीला मैदान और दूसरा भाग कहलाता है अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसे बांगर प्रदेश के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए, शुष्क रेतीला मैदान जो है इसे भी दो भागों में बांटा गया है। एक है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जो कि 41.50% है, और एक है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, सॉरी, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, वह है 58.50%। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है यह 41.50%। इसकी जो विशेषता है, यहाँ पे जो मरुस्थल पाया जाता है उसे इर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इर्ग। और इसमें जो मरुस्थल पाया जाता है उसे हमादा और रेखा। अब समझना कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जिसे 25 सेमी या 250 मिलीमीटर समवर्षा रेखा दो भागों में विभाजित करती है, शुष्क रेतीला मैदान और अर्ध शुष्क प्रदेश। तो शुष्क रेतीले मैदान को भी भौगोलिक संरचना के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं। एक कहलाता है बालू का स्तूप युक्त, जहां सैंड्यूज पाए जाते हैं, रेत के धोरे बालू का स्तूप पाए जाते हैं, वह इस पूरे शुष्क रेतीले मैदान का 58.50% है। जबकि यह बालू का स्तूप मुक्त, जहां सैंड्यूज नहीं है, धोरे नहीं है, बालू का स्तूप नहीं है,
वह 41.50% है। तो यहां पे जो है दो प्रकार का मरुस्थल मिलेगा, एक तो मिलेगा हमादा जिसे हम चट्टानी या पथरीला मरुस्थल कहते हैं, और दूसरा आपको मिलेगा रेग जिसे हम मिश्रित मरुस्थल कहते हैं। जबकि जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, यहां पे जो मरुस्थल मिलेगा उसे हम महान मरुस्थल इर्ग के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो वर्गीकरण किया गया है वह 25 सेमी समवर्षा रेखा के आधार पर किया गया। और इसीलिए ध्यान रखना कि यदि आपसे पूछा जाए यह जो शुष्क रेतीला मैदान है, शुष्क रेतीले मैदान की पश्चिमी सीमा तो कौन सी बनाएगी 10, लेकिन शुष्क रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करेगी 25 सेमी। अर्ध शुष्क जो है प्रदेश जिसे हम बांगर प्रदेश कहते हैं, इसकी पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर बनाएगी और पूर्वी सीमा 40 सेंटीमीटर बनाएगी। तो यह विशेष ध्यान रखना, पश्चिमी रेतीले मैदान में तो हम इस पूरे को पढ़ते हैं, लेकिन शुष्क रेतीले मैदान में केवल हम इसका अध्ययन करते हैं, और अर्ध शुष्क सेमी एरिड में हम सिर्फ इसका अध्ययन करते हैं। तो इसीलिए मानचित्र के आधार पर यदि आपने वर्षा रेखा को अच्छे से पढ़ रखा है तो आपके कौन पूर्वी सीमा बनाएगा कौन पश्चिमी सीमा बनाएगा, इसको लेके कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आप बता सकते हैं कि राजस्थान की पश्चिमी सीमा कौन बनाएगी, यहां तक कि अरावली के संदर्भ में भी पूछ ले कि अरावली की पश्चिमी सीमा तो यह 40 सेमी बनाएगी, क्योंकि कई विद्यार्थी जल्दबाजी में क्या कर देते हैं 50 सेमी। अब जो 50 सेमी जो है वह इस अरावली के लगभग कहां से गुजरती है, मध्य से गुजरती है, यह ध्यान रखना। पचास सेमी या 500 मिलीमीटर समवर्षा रेखा जो है यह अरावली के लगभग मध्य से गुजरती है, जिसे हम महान भारतीय जल विभाजक रेखा के रूप में जानते हैं कि इसके पूर्व में 50 से ज्यादा बारिश होगी और इसके पश्चिम में 50 से कम वर्षा होती है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमें एक तो यह भी क्लियर होना चाहिए कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को किस तरह से बांट। उसी प्रकार जो अर्ध शुष्क प्रदेश जिसे हम बांगर प्रदेश कहते हैं, इसको 4 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया। इसको जो है गग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्चभूमि और गोडवाड़ प्रदेश में विभाजित किया गया है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा थार के मरुस्थल का भाग है या नहीं है, तो देखिए ये चारों थार के मरुस्थल के भाग हैं, और यह बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त दोनों ही जो है थार के मरुस्थल के ही भाग हैं। तो इस तरह से हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को वर्षा रेखा के आधार पे 2 भागों में विभाजित करते हैं। अब इसके अलावा और क्या विशेषताएं, तो देखिए समझना। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है तथा ऋतु चक्र को
नियमित अब देखिए कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भारत में निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण करता है। देखिए भारत में जो है लो प्रेशर जोन जो बनता है वह इसी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, और जब भारत में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में निम्न वायुदाब केंद्र लो प्रेशर सेंटर या जोन का निर्माण होता है तो उच्च वायुदाब से हवाएं आती है, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून यानी ग्रीष्मकालीन जो मानसून है वह भारत की ओर आकर्षित होता है, तो भारत और भारत के पड़ोसी देशों में आता है जिसे हम संयुक्त रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो यह जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है यह भारत में निम्न वायुदाब केंद्र के रूप में जाना जाता है, इसीलिए इसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून जिसे हम ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं जो हिंद महासागर से भारत की ओर आकर्षित होता है तो वह इसके कारण होता है, और परिणाम स्वरूप वह भारत में आता है जिसे हम मानसूनी वर्षा कहते हैं, वह भारत में वर्षा करता है और उसी के परिणाम स्वरूप वर्षा के कारण जो है ऋतुओं का भी क्या होता है एक नियमित चक्र चलता है कि गर्मी यदि ग्रीष्म ऋतु अच्छी है गर्मी ज्यादा होगी तो वर्षा भी अच्छी होगी, और वर्षा अच्छी होगी तो सर्दी भी अच्छी होती है। तो इस तरह से जो ये हमारी सीजन्स है इनका जो एक सर्कल चलता है जिसे हम ऋतु चक्र कहते हैं, इन चक्र का जो है नियमितीकरण रेगुलर जो यह मौसम परिवर्तन होता है इसमें कहीं न कहीं इस निम्न वायुदाब केंद्र के रूप में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की भूमिका है। इसीलिए हम कहते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश निम्न वायुदाब का केंद्र है, यह भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है और ऋतु चक्र को नियमित करता है। अब प्रश्न आता है सबसे इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ही निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण क्यों होता है, भारत के अन्य स्थानों पर क्यों नहीं होता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जब हम भारत की मानसून तंत्र का अध्ययन करते हैं या भारत में ऋतुओं के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, वर्षा ऋतु का अध्ययन करते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत के पठार पर निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है, निश्चित होता है, और वहां पर जो है एक पूर्वी जेट स्ट्रीम की भी उत्पत्ति होती है जो कि जेट स्ट्रीम सिद्धांत के अनुसार भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए जानी भी जाती है। लेकिन भारत में कहां पे और क्यों होता है, तो इसका कारण देखिए कि ग्रीष्म ऋतु में, अब समझना, ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान के कारण पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान के कारण पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में रेडॉन गैस का उत्सर्जन होता है कि गर्मियों में उच्च तापमान के कारण जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां से रेडॉन गैस का क्या होता है उत्सर्जन होता है, और इस रेडॉन गैस के कारण रेडॉन गैस के उत्सर्जन से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में वायुदाब अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अति अल्प हो जाता है।
जिससे निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है। यानी कि सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में उच्च तापमान के कारण रेडॉन गैस का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। और जब रेडॉन गैस का उत्सर्जन होता है तो वह आसपास के वायुदाब को अवशोषित कर लेती है, क्योंकि जल वाष्प को अवशोषित कर लेती है। जल वाष्प वायुदाब के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है, और इसीलिए जब जल वाष्प में कमी आती है तो वायुदाब में भी कमी आ जाती है। और जब वायुदाब जो है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यहां बहुत कम हो जाता है, जो कि निम्न वायुदाब केंद्र के रूप में जाना जाता है, यानी कि निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है। और यही कारण है कि भारत की सीमा के भीतर पूरे भारत में निम्न वायुदाब केंद्र यदि होता है तो हम पढ़ते हैं उत्तर के विशाल मैदान में, क्योंकि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश उत्तर के विशाल मैदान का ही भाग माना जाता है। और भारत के उत्तर पश्चिम में जो है इसी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में किसका, निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है। तो फिर ग्रीष्मकालीन मानसून, जिसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, वह मानसूनी हवाएं इस निम्न वायुदाब केंद्र की ओर क्या होती है, आकर्षित होती है और भारत के कई क्षेत्रों में वर्षा करती है, अरब सागरीय मानसून के रूप में और बंगाल की खाड़ी मानसून के रूप में करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहां पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भारत और भारत के पड़ोसी देशों में मानसून को आकर्षित करता है, साथ ही साथ ऋतु चक्र को भी क्या करता है, नियमित करता है। तो ये ध्यान रखना, ये पूछे जाने वाले प्रश्न है और विशेष रूप से प्रश्न यहां एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर। अब इसके अलावा और विशेषताओं की बात करें तो देखिए, अब हम बात करते हैं जलवायु के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, जलवायु के संदर्भ में। राजस्थान की पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु यानी कि इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। कैसे, देखिए मौसम विभाग के अनुसार जब हम वर्गीकरण करते हैं तो हम कहते हैं यहां इस तरीके से, यहां है 25 सेमी सम वर्षा रेखा। यहां इसको दो भागों में बांटती है, एक कहलाता है शुष्क और एक कहलाता है इस तरह से यहां पे शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई। लेकिन जब हम कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण की बात करते हैं, कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पश्चिमी
मरुस्थलीय प्रदेश में BWHW तथा BSHW जलवायु पाई जाती है। अब देखिए कैसे, BWHW का अर्थ होता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश BSHW स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश, जिसे उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश भी हम लोग कहते हैं। कि जब हम बात करते हैं कि इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, क्लियर हो गया। लेकिन जब हम कॉपेन का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो कॉपेन कहते हैं कि यहां पर जो है इस तरह से यहां है BWHW और यहां है BWHW और यहां इस तरह जो है इसमें BWHW और BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किसके अनुसार? कॉपेन के अनुसार। और इसीलिए कॉपेन का जब भी प्रश्न आता है, अधिकांश प्रश्न जो है इनमें से पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सी जलवायु पाई जाती है या इन जलवायु में कौन से जिले राजस्थान के आते हैं या कौन से नहीं आते। अब इसमें ध्यान रखना, हम वर्तमान के नए जिलों के अनुसार बात करें तो इसमें 19 जिले आते हैं। अब 19 में से जो आपने इसके अंतर्गत पढ़ लिए हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो ध्यान रखना जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, श्री गंगानगर और यहां जिले जो है कॉपेन के अनुसार BWHW में आते हैं। तो शेष जितने भी है वह सब किस में आएंगे? BSHW में आएंगे। और इसको लेके कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं कि कौन सा युग्म सुमेलित है या नहीं है, और उसमें जलवायु प्रदेश और सामने डिस्ट्रिक्ट लिखकर हमसे पूछा जाता है। तो पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि यहां पे कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसे कॉपेन ने BWHW और BSHW की संज्ञा दी। क्लियर? अब इसके बाद आता है यहां पे वनस्पति। तो ध्यान रखना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पश्चिमी
मरुस्थलीय प्रदेश में मरुद्भिद वनस्पति जीरोफाइट्स यहां पे वनस्पति कौन सी पाई जाती है? तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है मरुद्भिद वनस्पति जीरोफाइट्स पाई जाती है, जिसे हम मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति कहते हैं। जैसे नागफनी है, कैक्टस है, आक है, खजूर है, कुंबट है, या अन्य कंटीली झाड़ियां जैसे केर हैं, बेर हैं, यहां मुख्य रूप से इस क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। इसीलिए ध्यान रखना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में वनस्पति कौन सी पाई जाती है? मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। अब इसके बाद कुछ और इसकी विशेषताएं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि यहां जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है यहां पे कौन सी चट्टानें पाई जाती है। तो देखिए, राजस्थान के भू आकृति प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में टरसरी कालीन तृतीयक युग की, टरसरी कालीन अवसादी परतदार चट्टानें पाई जाती है, जिसमें जीवाश्म खनिज लिग्नाइट कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस चूना पत्थर के यानी कि इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जब हम निर्माण उत्पत्ति पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि तैती सागर के अवशेष के रूप में। इसका मतलब यहां पर तैती सागर का अवसाद जमा हुआ, और जब तैती सागर का अवसाद यहां पे जमा हुआ तो निश्चित रूप से यहां पर अवसादी चट्टानें, जिन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक्स या परतदार चट्टानें कहते हैं, इनका निर्माण हुआ। और इन चट्टानों में जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, अवसादी चट्टानें होती है, इनमें जीवाश्म खनिज फॉसिल मिनरल्स पाए जाते हैं। और जो जीवाश्म खनिज है इसमें मुख्य रूप से लिग्नाइट कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, चूना पत्थर के यहां पर क्या है? भंडार है। तो इसीलिए ध्यान रखना, पूरे राजस्थान में जाएंगे तो जीवाश्म खनिज के जो अधिकांश भंडार हैं, चाहे वह कोयले के रूप में है, चाहे वह पेट्रोलियम के रूप में है, प्राकृतिक गैस या चूना पत्थर के रूप में, वह आपको इसी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मिलेंगे। जैसे लिग्नाइट कोयले की एशिया की सबसे बड़ी खान पलाना बीकानेर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, कपोडी जालिपा बाड़मेर में है। प्राकृतिक गैस में चले जाएंगे, घोटारू, जहां सबसे पहले प्राकृतिक गैस के अवशेष मिले,
पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बाड़मेर सांचौर बेसिन इसी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। और चूना पत्थर में बात करें तो स्टील ग्रेड चूना पत्थर जो कि सोनू क्षेत्र जैसलमेर से निकलता है, केमिकल ग्रेड चूना पत्थर जो कि जोधपुर और नागौर से निकलता है। तो इस तरह से जीवाश्म खनिज के यहां पर भंडार है। क्लियर हो गया। इसके बाद यहां पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है तो देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीली बलुई मृदा का कि इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीली बलुई मृदा जो कि 33 सागर के अवशेष के रूप में हमें मिलती है, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीली बलुई मृदा का विस्तार है, यह ध्यान रखना। और जब हम वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार बात करते हैं, मृदा के वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में एंटीसॉल तथा एरिडीसॉल मृदा पाई जाती है। तो हमें दोनों तरीके से पता होना चाहिए कि यदि हम राजस्थान में निर्माण के आधार पर बात करते हैं तो इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। और रेतीली बलुई मिट्टी राजस्थान में सबसे ज्यादा विस्तृत मृदा है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। और जब राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है तो निश्चित रूप से यहां पर जो मिट्टी होगी वह राजस्थान में सबसे ज्यादा होगी। और जब हम मिट्टी का वैज्ञानिक वर्गीकरण करते हैं तो मिट्टी के वैज्ञानिक वर्गीकरण में राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टी का उल्लेख है। उनमें से एंटीसॉल और एरिडीसॉल जो मिट्टी है वह इसी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। एंटीसॉल यह शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। और जब एंटीसॉल ज्यादा शुष्क हो जाती है तो उसे हम एरिडीसॉल मिट्टी कहते हैं, जो कि न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क अति शुष्क जलवायु क्षेत्र जहां 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसीलिए जब कभी हमें वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी का सही युग्म कौन सा है, तो ध्यान रखना एंटीसॉल प्लस एरिडीसॉल। एंटीसॉल और एरिडीसॉल दोनों मिलती है तो सबसे ज्यादा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी कि राजस्थान के लगभग 61.11% जो क्षेत्रफल में है उसमें यहां पाई जाती है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमें चट्टानों को लेके, मिट्टी को लेके, वनस्पति जलवायु को लेके पूछा था। और इसके बाद सबसे प्रमुख है यहां की नदी। तो देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख नदी लूनी, यह ध्यान रखना इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है, वह लूनी नदी। और दूसरा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख नहर पश्चिमी
मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख नहर या सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर है, जिसे मरुगंगा के नाम से जाना, इसे ही क्या कहते हैं अपन, मरुगंगा। तो कई बार पूछा था मरुगंगा किसे कहा जाता है, तो इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है, क्योंकि यहां पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई उपलब्ध करवाती। और इसके बाद एक और पूछा जाता है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो ढाल है यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। और सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश थार के मरुस्थल को विश्व का शक्तिगृह कहा जाता है। कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं, इसे विश्व का शक्तिगृह यानी कि पावर हाउस ऑफ वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार के मरुस्थल में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन की विपुल संभावना है। कि यहां पर यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में परंपरागत ऊर्जा संसाधन के रूप में कोयले के भंडार हैं, प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। वहीं पर बात करें तो हाल ही में जो है यहां पर आणविक ऊर्जा के रूप में या आणविक खनिज के रूप में लिथियम के भंडारों की भी खोज की गई है। साथ ही यहां पर जो है थोरियम के भंडार भी है, जो कि थार के मरुस्थल में या पालीसेंद्रा से निकलते हैं। तो इस तरह से देखा जाए यहां पे यूरेनियम के भी भंडार हैं, रोहिला खंडेला क्षेत्र सीकर का। तो यहां जो है परंपरागत ऊर्जा संसाधन के रूप में यहां पर कोयले के भंडार हैं, प्राकृतिक गैस के भंडार हैं और किसके, आणविक खनिजों के भी भंडार हैं। और उसके साथ साथ यहां पे
गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, जिसे हम नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में जब हम बात करते हैं तो यहां पर सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं हैं। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना इसी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में की गई है, जिसे हम भड़ला सोलर पार्क के नाम से जानते हैं। इसके अलावा पवन ऊर्जा की दृष्टि से देखा जाए और वर्ष 2022-23 का हम अध्ययन करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वृद्धि करने वाला राज्य राजस्थान है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा की संभावना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में है। और राजस्थान में भी बात करें तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में सबसे ज्यादा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन पवन ऊर्जा से किया जा रहा है। यहां पे बायोमास के उत्पादन की भी किया जा रहा है कि जो हमारे कृषि अपशिष्ट है या शहरी कचरा है उसका उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। यहां पर इसी क्षेत्र में बायोडीजल, जैव ईंधन का, बायोफ्यूल का भी उत्पादन जो है ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जा रहा है, गोबर गैस के रूप में किया जा रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहां पे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों प्रकार के ऊर्जा संसाधन की संभावनाएं हैं, और इसी को देखते हुए इसे विश्व के शक्ति ग्रह के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि सौर ऊर्जा जो कि हमें सूर्य से मिलती है, और सूर्य जो कि हाइड्रोजन का गर्म गोला है, हाइड्रोजन जिसे हम भविष्य का ईंधन कहते हैं, तो भविष्य के ईंधन की संभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र को विश्व के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, थार के मरुस्थल को। और आपको पता होना चाहिए कि पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत के नेतृत्व में फ्रांस की अध्यक्षता में जो एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन की जो स्थापना की गई है, उसका मुख्यालय भी हमारे भारत में है। क्यों? क्योंकि भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इन देशों में जो कि निम्न अक्षांशीय देशों के अंतर्गत आते हैं, उनमें सौर ऊर्जा उत्पादन की विपुल संभावनाओं को देखते हुए उन देशों का जहां सौर ऊर्जा उत्पादन की विपुल संभावना है, उन देशों को मिलाकर एक संगठन बनाया ताकि परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के स्थान पर हम गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को ज्यादा महत्व दें और कम से कम कार्बन उत्सर्जन करें, और इस पर्यावरण को हम संरक्षित कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन की जो वैश्विक समस्या है, इस समस्या को हम नियंत्रित कर सकें। इसके लिए भारत और भारत के साथ विश्व के अनेकों देश कार्य कर रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में जब भी विकास की बात आती है तो भारत की जो है प्रमुख है, और उनमें भी जब सौर ऊर्जा की बात आती है तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और इसीलिए हमें ऊर्जा संसाधन को लेके, मिट्टी को लेके, जीवाश्म खनिजों को लेके अधिकांश जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वह हमें राजस्थान के संदर्भ में और विशेष रूप से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में पूछे जाते हैं। तो क्लियर हो चुका होगा कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, उसकी क्या क्या विशेषताएं, चाहे मिट्टी को लेके पूछी जाए, जलवायु को लेके पूछी जाए, वनस्पति को लेके पूछी जाए, नदी नहरों को संदर्भ में पूछा जाए, खनिजों के संदर्भ में, ऊर्जा संसाधन के संदर्भ में, या विश्व के संदर्भ में, या मानसून के संदर्भ में भी पूछी जाए, तो निश्चित रूप से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। एकदम आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हमें एग्जाम में प्रश्न विशेषताओं को लेके पूछे जा सकते हैं। ये था आज का हमारा सेशन, और इसी के साथ पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताएं कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।